हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को मेरी वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 का क्षितिज का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है यानी लहासा की ओर से। राहुल सांकृत्यायन जो है इसके लेखक हैं। तो देखो, पहले भी यात्राएं होती है, काफ़ी पहले जो यातायात के जो साधन अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं बहुतायत में, ऐसे पहले बिल्कुल भी नहीं थे। लोग आने जाने के लिए पैदल ही आया जाया करते थे, और जो उनकी लॉन्ग जर्नी हुआ करती थी वो भी बस झुंड या समूह में ही वो लॉन्ग जर्नी अपनी कंप्लीट किया करते थे। लेकिन आजकल काफ़ी विकल्प हमारे सामने हैं। तो यहाँ पे देखिए, राहुल सांकृत्यायन जो वो लेखक है हमारे सामने, उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी अपने दोस्तों के साथ। उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि कैसे उन्होंने कितनी कठिनाइयों, कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए उन्होंने तिब्बत के पहाड़ों पे चढ़ कर के वहाँ पे उस कठिनता भरे हुए रास्ते जो थे, कठिनाई से पूर्ण रास्ते कह सकते हैं, जो कितनी सारी कठिनाइयों को वो पार करके कैसे उन ऐसे मुश्किल रास्तों को पार करते हुए वो तिब्बत पहुंचते हैं। वहाँ उनके दोस्तों की जो किन किन से मुलाकात होती, वो वहाँ पे जाके क्या क्या देखते हैं, वो सारा यहाँ पे जिक्र है। सबसे पहले अपन आज राहुल सांकृत्यायन का जो जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उस राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म है जो 1893 में उनके ननिहाल गाँव, जिसका नाम था पंधा, जिला जो था वो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये गांव, उसमें हुआ था। उनका जो पैतृक गांव है वो कनेला माना जाता था। उनका मूल नाम जो है वो केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा जो काशी में, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका जाकर उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उनका नाम जो है वो राहुल सांकृत्यायन ही हो गया था। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के वो जानकार थे। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, इसीलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहावसान हो गया, यानी देहांत हो गया था। राहुल सांकृत्यायन ने अनेक की रचनाएं की, उपन्यास, कहानी, आत्मकथाएं, यात्रा वृत्तांत, यात्रावर्त, जीवनी, आलोचनाएं, शोध आदि अनेक विधाओं में उन्होंने अपने साहित्य सर्जन का कार्य किया या अपनी कलम चलाई। इतनी ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का भी हिंदी में क्या किया था, अनुवाद किया था। जैसे मेरी जीवनी, यात्रा, इसके 6 भाग है। उन्होंने दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी और वोल्गा से गंगा और भागो नहीं दुनिया बदलो, इनकी बहुत ही अच्छी रचना ये भागो नहीं दुनिया बदलो, दिमागी गुलामी एंड घुमक्कड़ी शास्त्र। घुमक्कड़ी शास्त्र के लिए देखो, इन्होंने अपना एक अलग से ही शास्त्र रच डाला, जिसे यात्रावर्त लेखक में राहुल जी का स्थान जो है अनन्य माना जाता है, और उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र की रचना की थी। इससे होने वाले लाभों का विस्तार से उन्होंने वर्णन भी किया है। और क्या कहा है उन्होंने कि मंजिल के स्थान पर किसको महत्व दिया है, यानी जो भी जीवन में मंजिल पाने के अपन सोचते हैं उसके स्थान पर उन्होंने मंजिल को ग्रहण ना करके, यानी जो अपना उद्देश्य था, एक घुमक्कड़ जीवन में ही पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया, और उसी को उन्होंने क्या माना, घुमक्कड़ी जो उनका जीवन था उसी को उद्देश्य बना लिया, और उन्होंने एक घुमक्कड़ शास्त्र का निर्माण कर डाला। राहुल सांकृत्यायन के बारे में जो उनकी तिब्बती यात्रा है उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसे कहते हैं लहासा की ओर से। यहाँ यानी कि तिब्बत में जो उनके सामने मुसीबत और क्या क्या उनको देखने को मिला, किन किन मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा, उसी का यहाँ पे जिक्र है। उनके दोस्तों के साथ वो जब वहाँ पे तिब्बत यात्रा में के दौरान जाते हैं, खच्चर या गधों या घोड़ों पे जब भी वो बैठ के जाते हैं तो उनका जो गधा या घोड़ा होता है बहुत ही स्लो चलता है, तो इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं और उनके दोस्त जो होते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो देखिए, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता होता है, और यहाँ पे फरी कलिड पोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की जो भी चीज़ें पहुंचाई जाती थी वो इसी रास्ते से, ये जो तिब्बत का रास्ता था इसी से आती थी और जाती थी। ये व्यापारिक ही नहीं बल्कि एक सैनिक रास्ता भी उस टाइम का माना जाता है। इसलिए जगह जगह यहाँ पे फौजियों की चौकियाँ बनी हुई थी, किले बने हुए थे, और जिनमें कभी जो चीन की जो पलटन है, सेना है, वो भी वहाँ रुक जाती थी। आजकल बहुत से फौजी वहाँ पे क्या कर चुके हैं, यानी अपने जो मकान उनके बने हुए थे वो गिर चुके हैं।
एट प्रेजेंट टाइम में। दुर्ग के किले भी वहाँ पे जर्जर खंडर हो चुके हैं। किसानों ने अपना क्या वहाँ पे बसेरा बना लिया है और वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही एक परित्य के एक चीनी किला वहाँ पे बना हुआ था, उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो लेखक कह रहा है कि हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन जी वहाँ पे चाय पीने के लिए ठहरते हैं। और तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी क्या तकलीफ़ें होती है, उन्हीं तकलीफ़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। और कुछ आराम की बातें भी वहाँ पे हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और नए औरतें पर्दा ही करती है। देखो अपने यानी हिंदुस्तान में जो है औरतें, और हिंदुस्तान में विशेष तौर से अपने राजस्थान में पर्दा है। तो वहाँ पे तिब्बत में ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है, छुआछूत का भी बिल्कुल भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं की जाती छुआछूत, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। और वहाँ पे औरतें बिल्कुल भी पर्दा नहीं करती है। और बहुत ही यानी निम्न श्रेणी के वहाँ पे भिखमंगों को लोग चोरी के डर से उनके घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो जैसे आप बिल्कुल घर के भीतर ही चले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वो क्या साधु संतों यानी भिखमंगों को क्या मानते हैं, चोर लुटेरे मानते हैं, इसलिए इजाज़त नहीं है। बाकी आम आदमी जो है उनके घर के अंदर जा सकता है। चाहे आप बिल्कुल यानी अपरिचित क्यों ना हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली का मतलब घर में से या अपनी झोली में से क्या चाय निकाल के दे सकते हो बनाने के लिए। वह आपके लिए उसे पका देगी, चाय बना देगी मतलब, और मक्खन और सोडा नमक भी उसमें डाल देगी। ये चाय कौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना में और मिट्टी के आपको जो टोड़ीदार यानी थोड़ा डंडीदार जो बर्तन होता है उसको खोटी कहा जाता है उस टाइम पे, उसमें आपको परोस भी देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से थोड़ी दूर हो और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा डर है कि जो मक्खन है वो अच्छे से चाय नहीं बनाएंगे और मक्खन हमारी चाय में नहीं डलेगा, तो आप खुद जा कर के क्या कर सकते हो, यानी जो चौड़ी होती है चाय बनाने की उसमें यानी मत कर आप खुद अपना मक्खन डाल के ला सकते हो। और चाय का रंग जो है वो तैयार हो जाने पर फिर आप नमक उसमें मक्खन डालने की ज़रूरत होती है और वो डाल के ला सकते हो। ये जो कहानी है राहुल सांकृत्यायन की लहासा की ओर से जो तिब्बत की यात्रा का उन्होंने इसमें जिक्र किया है, उसी के बारे में मैं भी आप लोगों को थोड़ा बता रही हूँ, या कह सकते हूँ कि आपको ये चैप्टर क्लियर करवा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा अपन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसको, तो अपना रिवीजन होता रहेगा। परित्य के यानी चीनी किले में जब हम चले गए तो वहाँ पे चीनी लोग थे, वहाँ का एक किला बना हुआ था, तो उसमें चले जाते हैं यहाँ पे राहुल जी और उनके जो फ्रेंड्स हैं। चले गए तो एक आदमी वहाँ पे राहदारी मांगने आया, यानी राहदारी यानी जो भी क्या होता है यानी रास्ते का खर्चा जो होता है वो मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी, वह दोनों चीटें जो भी उनके पास थी वो उसे दे दी। शायद उसी दिन हम क्या थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में ही पहुंच पाए थे और यहाँ की सुमति से थोड़ी लेखक की जान पहचान थी, क्योंकि उससे पहले भी लेखक जो है वो कई बार तिब्बत की यात्रा कर चुके थे। और वहाँ पे सुमति की जान पहचान होने के कारण वो क्या भिखमंगे रहते भी वहाँ पे ठहरने लग गए थे, भिखमंगे के वेश में गए थे। उसके बाद में पहली बार तो वो सुमति से पहचान हुई और भिखमंगे के वेश में ही गए थे, लेकिन जब सेकंड बार गए तो वो आराम से आम आदमी की वेश में गए थे। तो यहाँ पे ये बात भी है। सुमति के यानी जान पहचान के आदमी रहते थे, सुमति उनका एक मित्र था, उसके वहाँ पे जान पहचान के आदमी रहते थे और अच्छी जगह इस वजह से उनको मिल जाती है। और वो 5 साल बाद अपनी सेकंड यात्रा जो है वो करते हैं। पहले उन्होंने कहा ना कि भिखमंगे के वेश में की थी, और इस बार कर रहे हैं जो एक भद्र यात्री के वेश में कर रहे हैं। घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे
गरीब झोपड़े में यानी बहुत पुराने खंडर झोपड़े में ठहरे थे। बहुत ही कुछ लोगों के उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, यानी खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। यानी कोई नशीली पदार्थ होते थे छड़, जो उसके जैसे चरस, गांजा या अफीम आता है, उसी की भांति जो यहाँ पे छड़ की जिक्र हो रहा है, कोई नशीली तो उससे नशा हो जाता है, वो दुरुस्त हो जाते थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी की अब हमें सबसे निकट जो है टाडा थोडला पार करना था, जो हार्ड थी यात्रा और ताड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह मानी जाती है। 16-17 हज़ार फीट की वहाँ पे ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव देखने को ही नहीं मिल रहा था। नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोनों की ऊंचाई, बहुत ही ऊंचे छोर और बहुत ही दूर होने के कारण और अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पे देखो पहाड़ी इलाका है, उन पहाड़ों पे चढ़ते हुए, और वहाँ पे क्या है, कोई भी आदमी किसी को मार के गिरा जाए तो उसका पता तक नहीं चलने वाला था। इसीलिए वहाँ पे खासकर यानी खुफिया विभाग और पुलिस जो है, पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ के आम आदमी जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए हथियार साथ में रख सकते थे। इसलिए उसे हथियार का या वहाँ पे हथियार का कोई कानून नहीं था। हथियार का कोई कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा हो जाए तो वो वैसे मार देगा। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे, और यानी जहाँ कहीं पैसे सूरत देखते तो टोपी उतार जीभ निकाल कर क्या करते थे, कूजी कूजी करते हुए, यानी दया दया कीजिए, ईश्वर दया कीजिए। कूजी कूजी का मतलब है चीनी भाषा में कि दया कीजिए, दया दया। एक पैसा कहते भीख मांगने लगते, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी और पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव जो हमारा वो 16 या 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति यानी जो उनका दोस्त था लेकर कह रहे कि मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से यानी लकड़कोट जो है तक के लिए हमें एक या दो घोड़े कर लेने चाहिए, सामान भी उस पर रख लेके या फिर उस पर चढ़ा के ले चलेंगे। तो ये थी तिब्बत की यात्रा। अपना पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे जो भी रह रहा है चैप्टर वो क्लियर करेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 9th क्लास के जो भी स्टूडेंट है वो इसको देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका ही फ़ायदा इससे होएगा। ओके बाय फ्रेंड्स।